नमस्कार सभी शिक्षक साथियों को। तो स्वागत है फिर से मेरे चैनल रास एजुकेशन द मॉडर्न वे ऑफ लर्निंग में। तो बिना देर करते हुए हम आज शुरू करने जा रहे हैं चैप्टर समाजीकरण, जो कि ये यूनिट 2 का ये प्रारंभ है। ये यूनिट 1 कंप्लीट हो चुका है। आप पहले वाले वीडियो को पुनः जा करके देख सकते हैं वहीं पर से, है ना। जहाँ पर आपको छोड़े थे वहीं से आप सारा वीडियो को देख सकते हैं। नोट्स भी अवेलेबल है रास एजुकेशन का जो टेलीग्राम चैनल है उसमें। चलिए स्टार्ट करते हैं चैप्टर को। तो यूनिट 2 स्टार्टिंग करते हैं हम लोग। समाजीकरण और स्कूल का संदर्भ। समाजीकरण का मतलब होता है सोशलाइजेशन, है ना। और आपको पता है कि मनुष्य जो है एक सामाजिक प्राणी है, और सामाजिक प्राणी होने के नाते वो अपने आप को समाज से अलग कर ही नहीं सकता। किसी भी कीमत पर वह समाज से अलग नहीं हो सकता। और स्कूल तभी है जब समाज है। समाज नहीं तो स्कूल की क्या जरूरत, क्या औचित्य विद्यालय का। इसीलिए हम लोगों को ये पढ़ना, ये जानना बहुत जरूरी है। तो इसमें हम लोग जो पढ़ने जा रहे हैं, विद्यालय प्रवेश का प्रभाव पढ़ने जा रहे हैं। विद्यालय एक सामाजिक संस्थान के रूप में, इस पर हम लोग फोकस करेंगे। और बिहार में इसकी क्या धारणा है, क्या नोशन है इसका, और स्कूली संदर्भ में मूल्य का निर्माण। अर्थात आपके बच्चे जब घरेलू वातावरण से निकल करके आपका स्कूली वातावरण में प्रवेश करते हैं तो उनके अंदर किस प्रकार का परिवर्तन आता है, क्यों विद्यालय जरूरी है बच्चों के लिए, है ना। तो हम लोग आज इन्हीं सब चीज़ों पर फोकस करेंगे। अगर आपको ये पढ़ने में दिक्कत हो रही है तो हम जो बता रहे हैं उसको समझिए। बाकी नोट्स अवेलेबल है, आप नोट्स से देख करके पढ़ सकते हैं। जो देख पा रहे हैं वो तो अच्छी बात है, दिख भी जाएगा। इतना बड़ा लेटर तो हम लोग रखे हैं कि दिख जाए आप लोग को। तो समाजीकरण स्कूल दोनों ही शिक्षा में महत्वपूर्ण है, मतलब सोशलाइजेशन भी महत्वपूर्ण है और स्कूल भी महत्वपूर्ण है। तो समाजीकरण स्कूल दोनों विद्यार्थियों को स्थायी और समर्थ समाज के साथ जोड़ते हैं। मतलब ये जोड़ने का काम करता है, कड़ी है। समाज और स्कूल ये एक प्रकार का कड़ी है ना। कड़ी किनके बीच में? तो कड़ी है वो राष्ट्र निर्माण का, कड़ी है एक बालक के व्यक्तित्व विकास का, कड़ी है वो सामाजिक योगदान का, कड़ी है कि आप किस प्रकार से एक अच्छे नागरिक बन सकते हैं। इन सब चीज़ों का कड़ी है समाज और विद्यालय। तो जो उन्हें समृद्ध, समर्थ और समर्पित नागरिक बनाता है। कौन उन्हें समृद्ध बनाता है? बालकों को समृद्ध कौन बनाता है? समर्थ कौन बनाता है? समर्पित नागरिक कौन बनाता है? इसमें दोनों की ही भूमिका है। समाज के साथ साथ विद्यालय की भी भूमिका है इसमें। क्यों? क्योंकि समाज जो है, आप केवल समाज में ही रह करके आप सब ज्ञान प्राप्त नहीं कर सकते, और स्कूल में ही रह करके आप सामाजिक ज्ञान को भी प्राप्त नहीं कर सकते। तो जरूरी नहीं है कि एक बच्चा जो अपार्टमेंट में रह रहा है अपने माँ पिता के साथ बचपन से ही, जन्म हॉस्पिटल में हुआ, हॉस्पिटल के बाद वो अपार्टमेंट चला गया, तो उसको बाहरी दुनिया में किसी दूसरे से कोई मतलब नहीं। वो केवल विद्यालय जाता है, विद्यालय से आता है, फर्स्ट करता है, टॉप करता है। इसका मतलब ये नहीं हुआ कि समाज में भी वो अपने आप को समंजन स्थापित कर लेगा, ऐसी बात नहीं है। इसका मतलब ये हुआ कि उसको दोनों के बीच में बैलेंस करने आना चाहिए। समाज में भी वो जाएगा, समाज के मतलब समाज के बच्चों के बीच भी वो जाएगा, और स्कूली बच्चों के बीच भी रहेगा। तभी वो समाजीकरण सीख पाएगा, है ना। तभी वो सोशलिस्ट हो सकेगा, सामाजिक हो सकेगा। वो उसे समाज में बात करने का तरीका, बोलने का तरीका, है ना, उसके बाद किस तरह से व्यवहार किया जाए सामने वाले से, ये सारी चीजें उसको समाज शिक्षा देगा। कुछ ऐसी शिक्षा भी होती है जो केवल अनुभव और प्रैक्टिकल तौर पर प्राप्त किया जा सकता है, न कि स्कूल में उसकी पढ़ाई होती। बहुत ऐसी चीजें हैं जिसकी पढ़ाई स्कूल स्तर पर नहीं होती, उसकी पढ़ाई सामाजिक स्तर पर होती है, सामाजिक लोगों के बीच में जाने पर होती है। अब देखिए समाजीकरण क्या है, सोशलाइजेशन क्या है। तो समाजीकरण एक प्रक्रिया है
जिसमें व्यक्ति अपने आप को स्थापित करता है, समाज में अपना स्थान बनाता है और समाज के नियमों और मान्यताओं को सीखता है। दूसरा पॉइंट है कि समाजीकरण का मुख्य स्रोत परिवार, मित्र, स्कूल, समाज, धर्म और सांस्कृतिक संरचनाएं होती हैं। और तीसरा पॉइंट है इसका कि समाजीकरण व्यक्ति को सामाजिक ज्ञान, सामाजिक नैतिकता, सहनशीलता, संप्रेषण कौशल और सामाजिक योग्यता प्रदान करता है। तो ये 3 महत्वपूर्ण बातें समाजीकरण से संबंधित बातें थी। आगे देखते हैं। स्कूल की बात जब करेंगे तो अभी हमने सोशलाइजेशन देखा, समाजीकरण देखा, अभी स्कूल की बात करते हैं। तो स्कूल एक ऐसा संस्थान है जहां विद्यार्थी शिक्षा और ज्ञान प्राप्त करते हैं। यहां पर विभिन्न विषयों में शिक्षा प्रदान की जाती है ना, जिसमें गणित, विज्ञान, सामाजिक अध्ययन, भौतिक विज्ञान और कला शामिल होती है। मतलब विद्यालय में जाकर के आप इन चीजों को खूब बढ़िया से सीख सकते हैं। लेकिन फिर आपको बोल रहे हैं कि समाजीकरण और स्कूल दोनों में बहुत फर्क है। अगला पॉइंट है स्कूल का कि स्कूल न केवल विद्यार्थियों को शिक्षित करता है बल्कि उन्हें सामाजिक और मानवीय मूल्यों, सहनशीलता और संप्रेषण कौशल सिखाता है। संप्रेषण कौशल का मतलब बातचीत करने का तरीका, वे ऑफ कम्युनिकेशन संप्रेषण कौशल हुआ। और तीसरा पॉइंट है स्कूल एक महत्वपूर्ण सामाजिक संरचना भी है जो विभिन्न समूहों और संप्रदायों को एक साथ लाती है और समर्थ नागरिकता को प्रोत्साहित करती है। ये 3 पॉइंट महत्वपूर्ण पॉइंट था। चलिए आगे देखते हैं। समाजीकरण और स्कूल के बीच जो संबंध होता है ना, तो वो सामाजिक और मानसिक विकास में भी महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। तो यहां कुछ महत्वपूर्ण तथ्य दिए जा रहे हैं जो समाजीकरण और स्कूल के बीच संबंध को बताते हैं। क्या क्या है वो तथ्य? तो सामाजिक संदेश की बात करते हैं। पहले तथ्य में स्कूली वातावरण एक बच्चे को क्या करता है, तो सामाजिक नैतिक मूल्यों, साझा संस्कृति और सामाजिक न्याय की अहमियत को समझाता है। और यहां बच्चे सामाजिक ज्ञान, सामाजिक कौशल और सामाजिक संवेदनशीलता विकसित करते हैं। यह सामाजिक संदेश हो गया। और जहां तक सहयोग और समृद्धि की बात है तो स्कूल क्या करता है, स्कूल एक समृद्ध सामाजिक आधार प्रदान करते हैं जहां बच्चे अपने पीढ़ी के साथ सहयोग करते हैं, सहभागिता और साझेदारी के माध्यम से। इससे उनका स्वाभाविक उत्थान होता है और समाज में सहयोग और गरिमा के भाव को विकसित किया जाता है। तीसरा पॉइंट है व्यक्तित्व विकास। स्कूल वातावरण व्यक्तित्व विकास के लिए अद्वितीय अवसर प्रदान करता है। यहां बच्चे अपनी क्षमताओं को पहचानते हैं, स्वीकार करते हैं और उन्हें समृद्धि के दिशा निर्देश प्राप्त करते हैं। तो आपने देख लिया कि समाजीकरण, सोशलाइजेशन और स्कूल एक दूसरे से किस तरह से संबंध रखते हैं, क्यों दोनों की जरूरत है, क्यों हमारे लिए दोनों उपयोगी हैं, तो क्यों दोनों का एडजस्टमेंट जरूरी है, सामंजन दोनों के बीच में स्थापित करना जरूरी है। यही वजह है कि इन दोनों के बिना बच्चे अधूरे हैं। समाज भी चाहिए, विद्यालय भी चाहिए। इन दोनों के सहयोग से बच्चों का संपूर्ण मानसिक विकास होता है, संपूर्ण वैयक्तिक विकास होता है, पर्सनालिटी डेवलपमेंट होता है। तो शिक्षक बंधु आगे बढ़ते हैं। सामाजिक नेटवर्क और सहायता। स्कूल बच्चों को सामाजिक नेटवर्क बनाने और सहायता प्राप्त करने का मौका प्रदान करना है। यह उन्हें अपनी समस्याओं को साझा करने और समाधान के लिए सहायता प्राप्त करने में मदद करता है। अनुशासन और समानता की जहां तक बात करें तो स्कूल अनुशासन, समानता और समाज में सहानुभूति के मूल्यों को प्रोत्साहित करता है। यह बच्चों को समाज में सही तरीके से
बिना किसी भेदभाव जीने के लिए प्रेरित करता है। तो ये दो प्रमुख बातें, ये 5 प्रमुख बातें थी स्कूल और समाज के संदर्भ में। फिर देखते हैं विद्यालय प्रवेश के प्रभाव, है ना। विद्यालय में जब बच्चों का प्रवेश होता है तो क्या प्रभाव पड़ता है। तो समाजीकरण और स्कूल का विद्यालय प्रवेश पर गहरा असर होता है। विद्यालय प्रवेश का तनावपूर्ण प्रक्रिया छात्रों के लिए तनाव का कारण बन सकता है। इसके कुछ प्रमुख प्रभाव निम्नलिखित हो सकते हैं। स्ट्रेस और दबाव। तो बच्चे जब विद्यालय में प्रवेश लेते हैं तो वो अपने घरेलू वातावरण से निकल करके अपने विद्यालय के वातावरण में जब प्रवेश करते हैं तो निश्चित रूप से तनाव वहां पर आना शुरू हो जाता है। छोटा सा ही सही, लेकिन वो तनाव जरूर होता है। और वो तनाव क्या चीज का होता है, तो वो तनाव होता है पढ़ाई का, वो तनाव होता है विद्यालय में अनुशासन बनाए रखने का, है ना। तो परीक्षा, इंटरव्यू, इन सब चीजों का मतलब जैसे जैसे अपग्रेड होता जाता है बच्चा, उसी तरह से परीक्षा डिफिकल्ट होता चला जाता है। फिर इंटरव्यूज की समस्या आती है, मतलब बहुत तरह की बातें हो जाती है। सामाजिक प्रतिस्पर्धा की बात करें तो विद्यालय प्रवेश के समय छात्रों को अपनी सामाजिक और शैक्षिक क्षमताओं के बारे में साझा, है ना, करना पड़ सकता है, जिससे उन्हें अपनी सामर्थ्य के संबंध में स्वाधीनता की भावना हो सकती है। और सामाजिक संबंधों का परिवर्तन की बात जहां तक करें तो विद्यालय प्रवेश के समय छात्रों को नए सामाजिक संबंध बनाने की आवश्यकता हो सकती है। यह नए मित्रों, शिक्षकों और स्कूल के संगठनों के साथ संबंधों के बनाए रखने का समय होता है। तो उम्मीद है बिंदु कि आप इसको समझ गए होंगे ठीक से, है ना। स्वाभाविक संशोधन की जहां तक बात करें तो विद्यालय प्रवेश के समय छात्रों को अपने स्वभाव और स्वाभिमान के प्रति नई जागरूकता हो सकती है, जिससे वे अपनी पहचान की निर्माण कर सकते हैं। और शैक्षिक दिशा का निर्धारण, विद्यालय प्रवेश के समय छात्रों को अपने शैक्षिक लक्ष्यों और दिशा का निर्धारण करने का समय मिलता है। यह उन्हें उनके व्यक्तिगत और शैक्षिक रूपांतरण की दिशा में मदद प्रदान करता है। चलिए आगे देखते हैं। विद्यालय एक सामाजिक संस्थान के रूप में और बिहार में इसकी धारणा, तो आप देख लीजिए कि आप जितना भी चीज पढ़ेंगे वो आपको जो है बिहार के संदर्भ में पढ़ना ही पड़ेगा, अन्यथा आपको बिहार से जब क्वेश्चन राइज करेगा तो वहां पर आपको दिक्कत हो सकती है। ठीक है, चूंकि आप बीपीएससी का एग्जाम देने वाले हैं, इसीलिए बिहार का संदर्भ तो जरूर रहेगा, इसीलिए ध्यान से देखिएगा। बिहार में विद्यालय को एक सामाजिक संस्थान के रूप में धारणा किया जाता है और इसे समाज के साथ गहरे संबंधों का केंद्र माना जाता है। बिहार में विद्यालयों के विभिन्न सामाजिक, सांस्कृतिक और राजनीतिक मुद्दों का समर्थन करने और समाज में सक्रिय भूमिका निभाने की उम्मीद की जाती है। ये तो बिल्कुल सही बात है। बिहार में विद्यालयों को छात्रों को संपूर्ण विकास के लिए महत्वपूर्ण स्थान दिया जाता है, याद रखिएगा इस बात को। वहां छात्रों को नैतिक, क्या क्या है, नैतिक, सामाजिक, राष्ट्रीय मूल्यों की शिक्षा दी जाती है, जिससे वे जिम्मेदार नागरिक बन सके। तीसरा पॉइंट है कि बिहार के विद्यालयों में सामाजिक न्याय, सामाजिक समरसता और सामाजिक समानता को प्रमुखता दी जाती है। यहां छात्रों को विभिन्न जातियों, धर्मों और समुदायों के साथ एक साथ रहने के लिए प्रोत्साहित किया जाता है। बिहार के विद्यालयों में सामाजिक संबंध और सहयोग को बढ़ावा दिया जाता है, जो छात्रों को टीम वर्क और समूह कार्य में योगदान करने के लिए प्रेरित करता है। यहां विभिन्न सामाजिक और सांस्कृतिक गतिविधियों का आयोजन किया जाता है, जो छात्रों को समृद्ध और संवादी सामाजिक अनुभव प्रदान करते हैं। संपूर्ण रूप से बिहार में विद्यालयों को सामाजिक संस्थान के रूप में उच्च महत्व दिया जाता है, जो छात्रों को न केवल शिक्षा प्रदान करते हैं बल्कि उन्हें समाज में सक्रिय और जिम्मेदार नागरिक बनाने का काम करते हैं।
अगला देखते हैं, बिहार में विद्यालयों को एक सामाजिक संस्थान के रूप में धारण किया जाता है और इसकी धारणा विभिन्न कारणों से प्रभावित होती है। क्या क्या है? तो समाज की सांस्कृतिक विरासत, है ना। क्या देख रहे हैं? बिहार में विद्यालयों को सामाजिक संस्थान के रूप में, है ना। क्या क्या है? समाज की सांस्कृतिक विरासत। दूसरा पॉइंट है सामाजिक और आर्थिक विकास। तीसरा पॉइंट है राजनीतिक और सामाजिक प्रभाव, जागरूकता और संवेदनशीलता, राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय संचार। ये 5 प्रमुख चीजें हैं। फिर स्कूली संदर्भ में मूल्य का निर्माण। इतनी चीजों के बाद जो है हम लोग, है ना, देखेंगे उसको। चलिए, तो हम अब आगे का पॉइंट देख लेते हैं। बिहार में विद्यालयों को एक सामाजिक संस्थान के रूप में, है ना, धारण किया जाता है। तो समाज की सांस्कृतिक विरासत, इसमें देखिए क्या है, बिहार में विद्यालयों को समाज और सांस्कृतिक विरासत को बढ़ावा देने का काम किया जाता है। विद्यालयों में विभिन्न सांस्कृतिक कार्यक्रम और उत्सव आयोजित किए जाते हैं जो स्थानीय समुदाय की परंपराओं और रीति रिवाजों को बचाए रखता है ना। सांस्कृतिक विरासत को अगर बचाए रखना है तो क्या करना होगा हम लोग को वो सेलिब्रेट करना होगा। आज हम लोग हर महापुरुष की जयंती क्यों मनाते हैं, क्यों पर्व त्योहार मनाते हैं? ताकि हम लोग उन चीज़ों को जीवित रख सके, उसे याद रख सके। इसलिए सामाजिक और आर्थिक विकास की बात करेंगे बिहार के संदर्भ में, तो बिहार में विद्यालयों को सामाजिक और आर्थिक विकास के एक महत्वपूर्ण एजेंट के रूप में देखा जाता है। यहाँ विद्यालयों के माध्यम से सामाजिक विकास के लिए विभिन्न कार्यक्रम और योजनाएं आयोजित की जाती हैं जो समुदाय के सदस्यों को समर्थ और सामर्थ्यवान बनाते हैं। ठीक है। राजनीतिक और सामाजिक प्रभाव की बात करें तो बिहार में विद्यालयों को राजनीतिक और सामाजिक प्रभाव के अंतर्गत भी देखा जाता है। विद्यालयों में छात्रों को नागरिकता, सामाजिक न्याय और लोकतंत्र के महत्व की शिक्षा दी जाती है। जागरूकता और संवेदनशीलता की जहां तक बात करें तो बिहार में विद्यालयों को समाज में जागरूकता और संवेदनशीलता का वातावरण प्रदान किया जाता है। यहां छात्रों को विभिन्न सामाजिक मुद्दों और समस्याओं के प्रति जागरूक और सक्रिय बनाने के लिए प्रेरित किया जाता है। राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय संचार की बात करें तो बिहार में विद्यालयों को राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय संचार के माध्यम के रूप में भी देखा जाता है। यह छात्रों को विभिन्न क्षेत्रों में समझौता करने, समर्थन और सहयोग करने का मौका मिलता है। अगला पॉइंट देखते हैं, स्कूली संदर्भ में मूल्य का निर्माण की जहां तक बात है तो स्कूली संदर्भ में मूल्य का निर्माण एक महत्वपूर्ण प्रक्रिया है जो छात्रों के साथ साथ स्कूल समुदाय के विकास में मदद करती है। यह संदर्भ छात्रों को शैक्षिक अनुभव को मजबूती और गहराई से जोड़ता है, उन्हें समाज में जिम्मेदार नागरिकों के रूप में तैयार करता है। यहां कुछ महत्वपूर्ण तथ्य हैं। आधिकारिक नीतियों का पालन, है ना। स्कूलों को क्या करना होता है, अपने आधिकारिक नीतियों का पालन करने के माध्यम से मूल्यों को स्थापित करना चाहिए। यह बच्चों को क्या करता है, छात्रों को तो अधिक जिम्मेवार बनाता है, स्टैंडर्ड बनाता है उनको। विशेष शैक्षिक गतिविधियों के प्रोत्साहन, मतलब जो स्कूल में जो खास शैक्षणिक गतिविधियां चलती है उनको प्रोत्साहन देना चाहिए, है ना, ताकि बच्चे खेल खेल में बहुत सारी चीजों को सीख सकें। और उत्कृष्टता की प्रोत्साहन, मतलब स्कूलों को छात्रों में उत्कृष्टता को प्रोत्साहित करने के लिए महत्वपूर्ण है। यह उन्हें स्वयं में अच्छे गुणों का विकास करने के लिए प्रेरित करता है और अपने लक्ष्यों की ओर अग्रसर करता है। समाज सेवा की प्रोत्साहन, स्कूलों को समाज सेवा को महत्व देना चाहिए जिससे छात्रों को सामाजिक जिम्मेवारी के प्रति संवेदनशील बनाया जा सके। यह छात्रों को समाज के सदस्यों के रूप में सहयोग करने के लिए प्रेरित करता है
और जहां तक शैक्षिक सामर्थ्य का समर्थन की बात है, तो स्कूलों को शैक्षिक सामर्थ्य को बढ़ाने के लिए उच्च मानकों की प्राप्ति के लिए प्रेरित करना चाहिए। यह छात्रों को विचारात्मक विकास और नैतिक मूल्यों की प्राप्ति के लिए संवेदनशीलता बढ़ाता है। ठीक है, तो ये बातें हमने कर ली। अब टॉपिक 2 जो है समाज में असमानता और प्रतिरोध, ये चैप्टर सबसे पहला है समाज में असमानताएं और प्रतिरोध। असमानताएं का अर्थ तो आप समझते होंगे, है ना, इनइक्वालिटी भी कहते हैं उसको। तो ये असमानताएं समाज में किस प्रकार की हो सकती हैं? तो धर्म से संबंधित असमानताएं, जाति से संबंधित, है ना, कोई अपने आप को फॉरवर्ड कहता है, कोई बैकवर्ड कहता है, कोई जो है SC ST कहता है, कोई तो कभी लिंग के आधार पर स्त्री है वो पुरुष है ना, कभी वर्ग के आधार पर, कभी क्षेत्रीय विभाजनों के आधार पर, है ना, ये सारी चीजें हैं। तो हम देखते हैं कि मुख्य कारण और प्रतिरोध कौन कौन से हैं। तो सबसे पहले हम लोग देखेंगे सामाजिक असमानता को देखेंगे। समाज में धन, स्थिति और सत्ता के असमान वितरण के कारण सामाजिक असमानता उत्पन्न हो सकती है। इससे विभिन्न समुदायों और वर्गों के बीच असमानता का भाव पैदा हो सकता है। बात तो बिल्कुल सही है, असमानता का भाव पैदा हो सकता है समाज में। और जातिवाद और क्षेत्रवाद भी जो है ये असमानता फैलाने में कम पीछे नहीं है। ठीक है, तो हम लोग इसको देखेंगे आगे। अब देखिए, जातिवाद और क्षेत्रवाद की जहां तक बात करेंगे तो जाति और क्षेत्रवाद समाज में असमानता का प्रमुख कारण है। इसमें व्यक्ति की जाति या क्षेत्र के आधार पर उन्हें विभाजित किया जाता है और उन्हें समाज में समानता के अधिकारों से वंचित किया जाता है। लिंग असमानता में क्या होता है? इसमें स्त्री पुरुष की बात होती है ना, कि महिलाओं और पुरुषों की इसमें बात होती है, और समान अधिकार और समान अवसरों की बात जो होती है वो लिंग असमानता के अंतर्गत होती है। तो धर्म और सामाजिक बंधन की बात करें तो धर्म और सामाजिक बंधन में हम लोग देखेंगे हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई, है ना, इस आधार पर जो है असमानताएं होती है। ठीक है, शिक्षा और आर्थिक असमानता। शिक्षा और आर्थिक असमानता क्या है? तो शिक्षा का असमानता हम लोग क्या करेंगे, जो अच्छे घर के जो बच्चे हैं, जिनके माँ पिता अच्छा बिजनेस चलाते हैं, अच्छा जॉब करते हैं, तो वो अपने बच्चों को अच्छे विद्यालयों में, अच्छे विश्वविद्यालयों में पढ़ने के लिए भेजते हैं। जबकि जो गरीब या वंचित या शोषित वर्ग के बच्चे हैं वो अपने बच्चों को उतनी अच्छी या उच्च शिक्षा नहीं दे सकते हैं। तो ये शिक्षा और आर्थिक असमानता यही है। तो आगे हम लोग बढ़ते हैं। अब नेक्स्ट पॉइंट है समाज में प्रतिरोध की बात करेंगे, है ना। समाज में प्रतिरोध का अर्थ क्या है कि जब लोग सामाजिक परिवर्तन को लेकर विभिन्न तरीकों से असंतुष्ट होते हैं। ठीक है, असंतुष्ट मतलब अनसेटिस्फाइड, संतुष्टि जिसमें नहीं हो, और उसका विरोध करते हैं, उसी को कहते हैं प्रतिरोध। यहां कुछ प्रमुख कारण दिए जा रहे हैं जिसके वजह से लोग प्रतिरोध करते हैं। असमानता और अन्याय, मतलब लोगों को जब न्याय नहीं मिलता है तो वहां पर लोग जो है प्रतिरोध करना प्रारंभ करते हैं, और यह धर्म के आधार पर, जाति के आधार पर, लिंग के आधार पर, आर्थिक स्थिति के आधार पर हो सकती है। दूसरा पॉइंट क्या है? न्याय प्रणाली के खिलाफ, मतलब यदि लोगों को लगता है कि न्याय प्रणाली विफल है या उनके हित में नहीं है तो वो प्रतिरोध कर सकते हैं। यह समाज में भ्रष्टाचार, अन्याय और न्याय के लिए लड़ने के तरीके में प्रकट हो सकता है। राजनीतिक निर्णयों के खिलाफ, जहां तक इसकी बात है, जब लोगों को लगता है कि सरकारी या राजनीतिक निर्णय उनके हित में नहीं है तो वे प्रतिरोध कर सकते हैं। यह प्रतिरोध विभिन्न राजनीतिक आंदोलनों, प्रदर्शनों और नागरिक असहमति के रूप में दिख सकता है। पर्यावरण संरक्षण की बात है तो जलवायु परिवर्तन
या पर्यावरण संरक्षण के लिए कुछ नहीं किया जा रहा तो उसमें भी लोग प्रतिरोध कर सकते हैं। और मानवाधिकार पर अत्याचार, यानी कि आपका जो वास्तविक अधिकार है अगर उसका हनन हो, मौलिक अधिकारों का हनन हो, ठीक है, तो आप मानवाधिकार के दायरे में आते हैं और आप वहां पर प्रतिरोध कर सकते हैं। ठीक है, चलिए आगे देखते हैं। समाज में असमानताएं एवं प्रतिरोध के 3 मुख्य पहलुओं के बारे में हम लोग को चर्चा करना है। जैसे सबसे पहला है पहुंच, मतलब एक्सेस, और ठहराव और बहिष्कार, यानी कि पहुंच का मतलब है अप्रोच। समाज में असमानता के मुद्दे का मुख्य हिस्सा है। यहां असमानता का संदर्भ क्या चीज से बंधु, कितना सामर्थ्य और संसाधनों के साथ व्यक्ति अपनी स्थिति को सुधार सकता है। ज्ञान, शिक्षा, स्वास्थ्य, रोजगार, वित्तीय संसाधन आदि की पहुंच असमान हो सकती है ना। अलग अलग जगह पर, अलग अलग धर्म में, अलग अलग व्यक्ति पर, है ना, अलग अलग समाज में इसका डिफरेंशिएशन हो सकता है, अंतर हो सकता है। ज्ञान के क्षेत्र में, शिक्षा के क्षेत्र में, स्वास्थ्य के, रोजगार, वित्तीय संसाधनों इत्यादि में। और ठहराव की जहां तक बात है, ठहराव का मतलब ये मार्जिनलाइजेशन, यानी ठहराव का मतलब किसी समुदाय, समूह या व्यक्ति को समाज में बाहरी कर देना। इससे उन्हें समाज में उचित स्थान नहीं मिलता और उन्हें अवसादित कर दिया जाता है। यानी ठहराव के खिलाफ प्रतिरोध के रूप में लड़ाई लड़ी जा सकती है। और बहिष्कार की जहां तक बात है, बहिष्कार का मतलब है कि किसी समूह या व्यक्ति को सामाजिक, आर्थिक या सामाजिक स्थान के लिए पहुंच नहीं मिलती। इससे बहिष्कार के खिलाफ प्रतिरोध का संघर्ष उन्हें समाज में समानता और न्याय के लड़ने की आवश्यकता को सामने लाता है। चलिए अब हम लोग टॉपिक 3 में आते हैं। टॉपिक 3 क्या है, तो असामाजिक सांस्कृतिक संदर्भ आधारित। ये सिलेबस जब आप देखेंगे वहां पर आपको ये सारी चीजें मिलेंगी, है ना। तो सामाजिक सांस्कृतिक संदर्भ आधारित अध्येताओं में घरेलू एवं अनुदेशन की भाषा का प्रभाव होता है, जो उनके विकास में महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। यहां कुछ मुख्य प्रभावों को विवेचित किया गया है, बताया गया, स्पष्ट किया गया है। भाषा का परिचय, है ना। घरेलू भाषा मतलब हम लोग जो अपने घर में यूज करते हैं, है ना, विशेष समुदाय की अद्भुतता और सांस्कृतिक पहचान का प्रतिष्ठान रखती है। यह अध्येताओं को उनकी भूमिका और स्थानिक संप्रदायों के साथ जोड़ती है और उनकी विशेषता का अनुभव करने का अवसर प्रदान करती है। ये भाषा का परिचय हो गया, है ना। क्या है ये, तो सामाजिक सांस्कृतिक संदर्भ आधारित अध्येताओं में, है ना। सामाजिक संबंधों का विकास घरेलू भाषा के माध्यम से अध्येताओं को समाज में संपर्क स्थापित करने की क्षमता मिलती है। यह समाज में सहयोग और समरसता को बढ़ाती है और सामाजिक संबंधों को मजबूत करती है। जहां तक भावनात्मक संबंधों का विकास है, इमोशनल जो संबंध है उसका जो विकास है, तो घरेलू भाषा में व्यक्त की जाने वाली भावनाएं और विचारों का विस्तार होता है। यह अध्येताओं को उनकी भावनाओं को साझा करने और समझने में मदद करती है, जिससे सामाजिक और रुचिकर रिश्ते बनाए रखने में मदद मिलती है। चलिए आगे देखते हैं। जहां तक भाषा कौशल के विकास की बात हो, तो घरेलू भाषा के सही उपयोग का अभ्यास अध्येताओं को सामाजिक परिचय में सहायक होता है। यह उन्हें समाज में स्थान बनाने और सहजता से अपने विचारों को व्यक्त करने में मदद करता है। आगे की ओर बढ़ते हैं। सांस्कृतिक विभिन्नता का प्रभाव, जहां आपको लगे कि स्पष्ट नहीं है, आप निश्चित तौर पर वहां पर हमें बताएंगे, जानकारी देंगे। तो सांस्कृतिक विभिन्नता का प्रभाव संस्कृति से सांस्कृतिक बना है ना। सांस्कृतिक विभिन्नता मतलब अलग अलग क्षेत्र और समुदायों में विभिन्न घरेलू भाषाएं होती है। जैसे
आप देख सकते हैं, हम लोग बोलते हैं ना कि कोस कोस पर पानी बदले और 10 कोस पर वाणी, मतलब कोस पर पानी बदलता, 10 कोस पर वाणी। हम लोग यहां पर बोलते हैं अंगिका भाषा। यहां से कुछ दूर चले जाएंगे तो मैथिली शुरू हो जाएगा, मैथिली से थोड़ा और दूर चले जाएंगे वज्जिका शुरू हो जाएगा, है ना। वज्जिका भाषा जो बोली जाती है, फिर पटना सब में जो है आपका मगही भाषा बोला जाता है, गया में मगही भाषा बोला जाता है। तो बोलियां और उपबोलियां होती है, सबका संस्कृति, सबका कल्चर कुछ ना कुछ डिफरेंस होता है, अंतर होता है कुछ ना कुछ, है ना। तो अलग अलग क्षेत्रों और समुदायों में विभिन्न घरेलू भाषाएं होती है जो सांस्कृतिक विविधता का प्रतिनिधित्व करती हैं। यह भाषाएं उन्हें अपने विरासत और भूमिका को समझने में मदद करती हैं और सांस्कृतिक संदर्भ में उनकी सहज समझ को बढ़ाती है। तो ये आपका नोट है, आपको ये नोट मिल जाएगा कहां पर, तो मेरे नोट्स में मिल जाएगा आपको। रास एजुकेशन का जो टेलीग्राम चैनल है वहां जाकर के आप इसको लाइन बाय लाइन पढ़िए। हम जो पढ़ा रहे हैं, समझा रहे हैं, वो तो समझ ही रहे हैं, बाकी आप खुद से पढ़िएगा 2 बार 4 बार, तो आपके दिमाग में सेट हो जाएगा। यही सब परीक्षा में आना है, यही एग्जाम में आएगा, ठीक है। आगे देखते हैं हम लोग। सांस्कृतिक विभिन्नता अध्येताओं पर प्रभाव डालते उनके विकास को प्रभावित करती है। यह विभिन्नता उनकी सामाजिक, सांस्कृतिक और व्यक्तिगत पहचान पर भी असर डालती है। निम्नलिखित कुछ प्रमुख प्रभावों को विवरण में देखा जा सकता है। भाषा और व्याख्यान। सांस्कृतिक विभिन्नता अध्येताओं की भाषा और व्याख्यान को प्रभावित कर सकती है। विभिन्न समुदायों में भाषा की विभिन्नता होती है जो उनकी सोच और व्याख्यान को प्रभावित करती है। सामाजिक संरचना की बात करें तो सांस्कृतिक विभिन्नता अध्येताओं के सामाजिक संरचना पर भी प्रभाव डालती है। विभिन्न समुदायों में समाज की अद्भुतता, विशेषता और संगठन की भिन्नता होती है जो उनके संबंध, संस्कृति और सामाजिक विवादों को प्रभावित करती है। फिर क्या है, संस्कृति और विरासत। सांस्कृतिक विभिन्नता और अध्येताओं की संस्कृति और विरासत जो है प्रभाव डालती है या उनके धार्मिक, राजनीतिक और सामाजिक अभिवृद्धि को प्रभावित कर सकती है जो उनके सांस्कृतिक और सामाजिक विचारधारा को अनुकरण करते हैं। और सहयोग और समरसता की जब हम बात करेंगे बंधु, तो सांस्कृतिक विभिन्नता अध्येताओं के बीच सहयोग और समरसता को प्रभावित कर सकती है। यह उनके सांस्कृतिक मूल्यों, नीतियों और धार्मिकता के प्रति संवेदनशीलता को बढ़ाती है जो सहयोग को प्रोत्साहित करती है और सामूहिक उन्नति में, है ना, मदद करती है। तो आपको समझ में आ गया होगा। आगे देखते हैं। नोट है, ये नोट में इंपॉर्टेंट मुख्य बिंदु है ये कि सांस्कृतिक विभिन्नता अध्येताओं के बीच विविधता और अनुभवों की अद्वितीयता को प्रकट करती है। यह समृद्धि और विकास के लिए एक महत्वपूर्ण स्रोत है जो एक समृद्ध और सहज समाज की नींव होती है। चलिए आगे की ओर बढ़ते हैं। टॉपिक 4 की ओर अब हम लोग चलते हैं बंधु। विभिन्न क्षमता वाले अध्येताओं की समझ। मंद गति के अध्येता, है ना, जिसको डिस्लेक्सिक अध्येता कहते हैं। डिस्लेक्सिक में क्या होता है, इसमें समझ जो है, सोचने की जो क्षमता है वो मंद हो जाती है ना। तो विभिन्न क्षमता वाले अध्येताओं की समझ में मंद गति और डिस्लेक्सिया संबंधी अध्यापन के लिए विशेष ध्यान और समर्थन की आवश्यकता होती है। इन अध्येताओं को सामान्य अध्यापन तकनीकों के अलावा अतिरिक्त सहायक उपकरण और विशेष शिक्षा की आवश्यकता होती है। निम्नलिखित कुछ सुझाव उपयोगी हो सकते हैं। सामर्थ्य के अनुसार अध्यापन, मतलब विभिन्न क्षमता वाले अध्येताओं के लिए अध्यापन की प्रक्रिया को उनकी सामर्थ्य के अनुसार संचालित किया जाना चाहिए। मतलब जो डिस्लेक्सिक पेशेंट हैं, जो समझ जिनकी कम है, तो हमको उस अनुसार से उसको पढ़ाना चाहिए, है ना। उससे वार्तालाप करें, उससे विजुअल उपकरण का उपयोग करके, है ना, जो दृश्य वस्तु उसका उपयोग करके, है ना, उसको हम समझा सकते हैं। ये सारी चीजें हम लोग को
ध्यान देना होगा। अधिक समय और समर्थन, ऐसे व्यक्ति को, मंद बुद्धि वाले, मंद गति से सीखने वाले व्यक्ति को अधिक समय और समर्थन और समर्पण की जरूरत होती है। ये सारी चीजें होगी, प्रतिबद्धता होगी, प्रोत्साहन दिया जाएगा उसको, तभी जो है वैसा बालक आगे बढ़ सकेगा जो मंद बुद्धि वाला है। विशेष शिक्षा का समर्थन, ऐसे बच्चों के लिए विशेष शिक्षा की व्यवस्था करनी चाहिए, है ना। इसके लिए स्पेशल टीचर्स होने चाहिए, स्पेशली ट्रेंड टीचर्स होने चाहिए ऐसे बच्चों के लिए जिनकी मंद बुद्धि है। डिस्लेक्सिक पेशेंट्स जो हैं उनके लिए पूरी तरह से पेशेवर टीम होनी चाहिए, प्रोफेशनल टीम होनी चाहिए जो उनको उनके साथ सहज और सरल रह सके, उनके साथ जो है बढ़िया से तालमेल बिठा सके, ऐसे लोगों की जरूरत है। और समर्थनीय वस्त्र और सामग्री, मतलब उनके लिए जो सामग्री होनी चाहिए, वस्त्र जो होने चाहिए वो ऐसे होने चाहिए जिनमें वो कंफर्टेबल फील कर पाए। संवेदनशीलता और सहयोग की जहां तक बात है तो अध्यापकों को अध्येताओं के विभिन्न आवश्यकताओं के प्रति संवेदनशील होना चाहिए। समझ में मंदगति या डिस्लेक्सिया के अध्येताओं को आत्मसमर्थन और सहायक संरचना प्रदान करने में मदद करने के लिए उन्हें समर्थित करना चाहिए। आगे देखते हैं, नोट में क्या है, इन सुझावों का पालन करने से समझ में मंदगति या डिस्लेक्सिया संबंधित अध्येताओं को, मतलब प्राप्त करने वाले जो है अध्येता, मतलब शिक्षा प्रदान करने में मदद मिल सकती है और उन्हें सफलता की दिशा में आगे बढ़ाया जा सकता है। डिस्लेक्सिया, अब आखिर में है क्या डिस्लेक्सिया? डिस्लेक्सिया एक विकलांगता है जो पढ़ाई करने में समस्याओं को सूचित करती है और इसे अक्षर गणित और पढ़ाई की विकलांगता इसको कह सकते हैं। जैसे कोई विकलांग होता है शरीर से, उसी तरह मानसिक रूप से जो विकलांग है पढ़ाई के मामले में, उसको हम लोग डिस्लेक्सिक पेशेंट कह सकते हैं, है ना। डिस्लेक्सिया व्यक्ति की क्षमता को पढ़ने, लिखने और स्पष्टता से जुड़े काम करने में प्रभावित करती है। यह निम्नलिखित तत्वों पर आधारित हो सकता है। देखिए कौन कौन सा। अक्षरों को पहचानने में कठिनाई, आप देखिएगा तारे जमी पर थोड़ा सा देखिएगा, हालांकि उसमें डिस्लेक्सिया वाला बच्चा तो नहीं है, लेकिन उसमें थोड़ा अक्षर को पहचानने में बच्चे को दिक्कत होती है, कुछ कुछ वर्ड को उल्टा भी लिखता है वो। तो डिस्लेक्सिक अध्येता वाले व्यक्ति को अक्षरों को पहचानने में मुश्किल होती है, जिसके कारण उन्हें वर्णमाला को सही ढंग से पढ़ने में समस्या हो सकती है। वाक्य संरचना जो डिस्लेक्सिक पेशेंट जो है वो ठीक से नहीं कर पाता। और क्या, पढ़ाई की गति जो है उनकी बहुत धीमी होती है, ठीक है, और अक्षरों को सही क्रम में पहचानने में प्रॉब्लम होती है। वाचन मतलब सही ढंग से उच्चारण नहीं कर सकते, बोल नहीं सकते, समझा नहीं सकते। और अप्रत्याशित विकल्प की जहां तक बात करेंगे तो विकल्पों का चयन करने में उनको काफी समस्याओं का सामना करना पड़ता है। ये डिस्लेक्सिक है ना व्यक्ति के लक्षण है, ये डिस्लेक्सिक बालकों के लक्षण है। ये स्मृति संबंधित समस्या, मतलब उनको याद रखने की सबसे बड़ी दिक्कत होती है और वो अक्षरों और शब्दों को सही ढंग से याद नहीं रख पाते लंबे समय तक। संवाद, किसी से संवाद करेंगे, बातचीत करेंगे तो वो क्रम नहीं जोड़ पाते संवाद के दौरान। नोट में यही हम लोग कहेंगे कि डिस्लेक्सिया विकलांगता के संबंध में जागरूकता बढ़ाना और संबंधित समस्याओं का समाधान करने के लिए समर्थन प्रदान करना महत्वपूर्ण है। चलिए आगे देखते हैं, टॉपिक 5 की बात करते हैं। टॉपिक 7 तक है टोटल, लास्ट है। हाँ देखिए, व्यक्तिगत विभिन्नता आकलन के तरीके, परीक्षण, अवलोकन, निर्धारण, मापनी व स्व प्रतिवेदन। आप सिलेबस में लाइएगा, आपको सारा सिलेबस वाइज हम बता रहे हैं, ठीक है। आपको एक साथ सिलेबस कहीं पर किसी किताब में नहीं मिलेगा, हम लिख के दे दिए, ठीक है, इस तरह से मिला के कहीं नहीं मिलेगा। चलिए देखते हैं, व्यक्तिगत विभिन्नता को आकलन करने में परीक्षण, अवलोकन, निर्धारण और मापनी के कई तरीके हो सकते हैं। ये तरीके व्यक्ति की स्थिति और आवश्यकताओं के अनुसार भिन्न हो सकते हैं। जैसे सबसे पहला परीक्षण क्या है, समझते हैं इसको, कि परीक्षण व्यक्तिगत विभिन्नता के क्षेत्र में, है ना, कौशलों, क्षमताओं और अवस्थाओं को मापने का एक महत्वपूर्ण तरीका है। परीक्षण विभिन्न रूपों में हो सकता है, जैसे प्रारंभिक या आधारभूत परीक्षण, साक्षात्कार यानी इंटरव्यू जिसको कहते हैं, परिवर्तनात्मक या प्रगति परीक्षण इत्यादि। अवलोकन यानी ऑब्जर्वेशन, है ना,
अवलोकन माध्यम से व्यक्ति के व्यवहार, कार्य क्षमता और अन्य संदर्भों का मूल्यांकन किया जा सकता है। यह व्यक्ति के संदर्भ में अवलोकन करने का एक सशक्त तरीका होता है जो उनके निकट स्थित व्यवहार और कौशलों को देखने में मदद करता है। निर्धारण क्या, आइडेंटिफिकेशन, तो निर्धारण विभिन्नता के स्तर, प्रकार और प्रकार को पहचानने का प्रक्रिया है। यह शामिल कर सकता है जैसे कि व्यक्तिगत विभिन्नताओं के कारण प्रभाव और उससे संबंधित समस्याओं की पहचान करना, है ना। चलिए, मापनी यानी मेजरमेंट, मापनी माध्यम से व्यक्तिगत विभिन्नता के कौशलों, योग्यताओं और प्रदर्शन का मापन किया जाता है। यह शामिल कर सकता है जैसे क्षमता टेस्ट, स्कोरिंग स्केल्स और अन्य मापन उपकरणों का उपयोग करके। और स्व प्रतिवेदन, सेल्फ रिपोर्टिंग क्या है, तो स्व प्रतिवेदन व्यक्तिगत विभिन्नता के मूल्यांकन का एक महत्वपूर्ण तरीका हो सकता है जिसमें व्यक्ति स्वयं अपने विचारों, भावनाओं और अनुभवों को साझा करता है। और क्या है, जहां तक साक्षात्कार की बात है तो इंटरव्यू में क्या है, ये क्या है, व्यक्तिगत विभिन्नता का आकलन करने के तरीके, व्यक्तिगत संवाद के माध्यम से। इंटरव्यू क्या है, व्यक्तिगत संवाद के माध्यम से व्यक्तिगत विभिन्नता का आकलन किया जा सकता है। साक्षात्कार जो है व्यक्ति की प्राथमिकता, क्षमता या अनुभव जांचा जा सके, इसके लिए एक महत्वपूर्ण चीज है। प्रश्नावली मतलब प्रश्नों का समूह, व्यक्तिगत विभिन्नता का आकलन जो है वो प्रश्नावली तैयार करके भी कर सकते हैं। आप प्रश्न पूछेंगे और उत्तर दे करके व्यक्ति का प्रोफाइल जब बना लेंगे तो हम लोग, है ना, उससे उस व्यक्ति के बारे में हम लोग जान सकते हैं। उसका जो विभिन्नता है, उसका जो पर्सनालिटी है, उसको हम लोग जो है अच्छे से जान सकते हैं इस माध्यम से। व्यक्तिगत अनुभव मतलब इसमें हम अनुभव कर सकते, साथ रहते रहते पता चल जाता है सामने वाले के मन में क्या चल रहा है, ठीक है। और समर्थनीय उपकरणों का उपयोग जैसे स्क्रीन रीडर्स, व्यक्तिगत संवाद साधन, ये सारी चीजें साक्षात्कार और अवलोकन पर तो हम लोग चर्चा कर ही चुके हैं, ठीक है। उसके बाद समूह गतिविधियां, समूह में, ग्रुप में हम लोग जान सकते हैं कि ग्रुप गतिविधि से हम लोग जान सकते हैं कि सामने वाले व्यक्ति में कौन लक्षण है, वो संघर्षशील व्यक्ति है, सहनशील व्यक्ति है, उग्र व्यक्ति है, कैसा है वो। समूह, सामूहिक गतिविधियों से उसको पहचाना जा सकता है। व्यक्तिगत वार्ता से भी पहचाना जा सकता है ना। तो ये सारी चीजें जो है ये व्यक्तिगत विभिन्नता को समझने के लिए काफी है, ठीक है। तो यूनिट 2 का भी जो है समापन हो गया। यूनिट 1, यूनिट 2 पूरी तरह से समाप्त हो चुका है बंधु।